Bismillahirrahmanirrahim. Today we are here sitting Burewala at G Agro Farm. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार फैसल डोगर साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई, और इनके साथ हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहसिन बाजा साहब, हमारे बहुत प्यारे दोस्त और एक न्यू एडिशन, खूबसूरत एडिशन हमारे जीवन कम्युनिटी के अंदर। फैसल भाई, मोटा सवाल सर, मैं भी किसान का बेटा, फार्मिंग नहीं की थी, पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। आपका मोरल सेम चक्कर, फार्मिंग, आप फार्मर हैं, बेसिकली किसान फैमिली से हैं और लैंड होल्डिंग्स हैं आपके पास, लेकिन फार्मिंग आपने उस रवायती फार्मिंग आपने सच नहीं की। हमें ये बताइए कि आप फार्मिंग में क्यों आए और एक ट्रेडिशनल फार्मिंग और प्लस इस वक्त जो नाग जीवन की काश्तकारी है, इसके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है? जी लुकमान भाई, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। जैसा कि हम ऑलमोस्ट तीनों ही लोग, आप मैकेनिकल इंडस्ट्री के माशाल्लाह बेताज बादशाह हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं और आप उसी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। मेरा भी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। मोहसिन साहब भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं और तीनों बेसिकली हम लोग जो हैं ज़िम्मेदार फैमिली से हैं, जिनके खेतों में जाएं तो आपको गन्ना, आपको कपास और ऐसी फसलें नज़र आती हैं। ये चीज़ बिल्ट इन मौजूद थी और हमेशा से शौक भी था कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि इन ज़मीनों से जो है बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन चीज़ों पे काम कर रहे थे तो एक NARC की वैरायटी जीवन सामने आई, जिसके बारे में सुना कि ये ऐसी वैरायटी है जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो समझ नहीं आती थी। जिस तरह आज हम बोल रहे हैं और जो हमें सुनने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये क्या बातें कह रहे हैं, पैंटे कर्टे पहनी हुई हैं, लगाई हुई हैं और इस तरह हमें भी समझ नहीं आई। लेकिन अल्टीमेटली जब उस चीज़ पे काम किया, उसको लगाया, तो ये बात समझ आई कि यार ये डिफरेंस जो है ये पैदावार का डिफरेंस है कि उसकी पैदावार जो है वो आम चीज़ से, आम लहसुन से 4 गुना ज़्यादा है। इस वजह से उसके अंदर इतनी प्रॉफिट है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें लगा रहे हैं, पिछले 3 साल से लगा रहे हैं, अपने गाँव में, अपने हर इलाका के सामने लगा रहे हैं और इससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो उसमें बेसिक लॉजिक यही है सर कि वो चीज़ें लगाएं जो पाकिस्तान में नहीं, जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उन चीज़ों को बताएं। फैसल भाई, दैट्स अ गुड विजन, बिकॉज जहाँ हम डेफिसिट लैग कर रहे हैं और कसी ज़र मुआवजा बाहर भिजवा रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उसी को देखना पड़ेगा और अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, ताकि कम से कम वो जो फ्लो का पाइप ज़र मुआवजा की शक्ल में बाहर इस वक्त फ्लो हो रहा है, हमें उस फ्लो को रोकना है। मोहसिन भाई, 2-3 चीज़ें सर आपसे मैं पूछूंगा। वी हैड 2 सेमिनार इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात एंड शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सेमिनार्स के अंदर मैं मौजूद था, और बल्कि जो शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो सेमिनार था तो उसको मैं लीड कर रहा था, उस सेमिनार को वन लिंक प्लेटफॉर्म की तरफ से। मोहसिन भाई, हमने ये देखा है, वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, मेरी चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट्स दोनों से वहाँ पे डिटेल में मुलाकातें रहीं। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हम बुनियादी तौर के ऊपर एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री का दर्जा देते हुए इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिंक किया जाए, बिकॉज जो प्रॉफिट्स या जो रिटर्न छोटे स्पैम के अंदर एग्रीकल्चर के में है, वो इंडस्ट्री इसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा। मेरे इसके ऊपर दोनों जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई एंड दे आर वेरी ईगर। आप भी क्योंकि माशाल्लाह इंडस्ट्री से हैं, आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर के अंदर जो इस वक्त आपका रिटर्न्स हैं और जो इंडस्ट्री के रिटर्न्स हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर, पहले तो जो आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट था, मैं अगर उस पर थोड़ी सी बात करूँ तो मैं ज़ाती तौर पे जो है वो 2002 से इंटरमीडिएट के बाद लाहौर चला गया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर वहीं पे जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर जॉब छोड़ी और बिज़नेस में आ गए और बिज़नेस से फिर एग्रीकल्चर। तो ये जो पूरे 20 साल थे, 2002 से लेके 2022 तक का टाइम था, तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे फादर की डेथ के बाद। तो मैं उनको वक्तन फ़वक्तन कहता था कि जी इसको छोड़ देना चाहिए, एग्रीकल्चर में तो कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर तो एक फजूल चीज़ है। तो जब मैं यही जीवन आया और जीवन दोस्तों ने लगाया, स्पेशली आपको देखा, फैसल साहब को देखा, और फिर जो है वो मैं भी जब इसके अंदर स्टेप इन हुआ, तो फिर मैंने जब एग्रीकल्चर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया तो मैंने कहा अच्छा इसके अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है। और अब मैं कहता हूँ कि अच्छा मैंने एग्रीकल्चर करनी है, जो मेरा कंस्ट्रक्शन या बाकी बिजनेस है वो अब मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 हो गए।
अब प्रायोरिटी जो है वो एग्रीकल्चर हो गया। अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं। सर आज तक इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक भी जो हमारा फार्मर है वो बेसिकली इसको एक जो है वो एक काम के तौर पे करता है कि घर में एक नालायक बच्चा था वो फार्मिंग पे लगा दिया गया, ठीक है, और वो वही रिवायती तरीके यूज़ करता आ रहा है, वही चीज़ें इस्तेमाल कर करके, और वो जितनी फसल होती है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है। वो कहता है ठीक है जी मैंने। अब जब से इसमें इस तरह के पढ़े लिखे लोग और इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग आए हैं, तो देखें इंडस्ट्री वालों का एक विजन होता है, उनको पता होता है कि हमने किस तरह से अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं है कि किसान है, तो वो भी एक, उसके अंदर भी एक डिफरेंट शोबे हैं। वो बेशक एक ही किसान है, वो खुद ही प्रोडक्शन वाला भी है, खुद ही फाइनेंसर भी है, और खुद ही जो है मार्केटर भी है। तो ये सारी चीज़ें वो वन मैन शो वाली सिलसिला चल रहा होता है ना, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा डिवीजन, एक पूरा डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा फोकस्ड होकर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री वालों ने ये चीज़ देखी कि नहीं भाई इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि सर एग्रीकल्चर के अंदर फैसल साहब और मैं, हम एग्रीकल्चर हमारा इकट्ठा बिजनेस है, तो हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे और यही चीज़ें होती थी कि अगर 1 करोड़ रुपया आप कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 साल के बाद ये फोर्स ही कर रहे होते हैं कि इसके साथ मैं 1 करोड़ रुपया अर्न कर लूँगा, ठीक है, या 1.5 करोड़ रुपया अर्न कर लूँगा। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी मज़े की बात है, एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो बिलीव यू मी कि मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि आप ठीक 4 महीने के बाद आप उसके साथ जो है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो इंडस्ट्री के अंदर वो जो टाइम स्पैन 1 ईयर का था, वो यहाँ के आके आपको वो टाइम स्पैन जो है वो 4 मंथ्स का रह गया। तो इसको अगर आप 3 टाइम्स लेके जाएं तो इट मीन्स कि आप इंडस्ट्री से 3 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जो पीछे चीज़ रह गई है वो ये है कि आपने इसको इंडस्ट्री लेवल पे लेके आना है, ठीक है, और इसके अंदर वही प्रैक्टिसेस करनी है जो आप इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। आप अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए अपना खाम माल बेहतर खरीदते हैं, अपनी मशीनरी बेहतर खरीदते हैं, ताकि मार्केट में आपके कंपेटिटर से बेहतर प्रोडक्ट आपकी हो। आप उसको जो है वो उसके लिए बेहतर मार्केट तलाश करते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट तलाश करते हैं, और मार्केट करने के डिफरेंट टूल्स अपनाते हैं। तो यही चीज़ आपको फार्मिंग के अंदर भी लेके आनी पड़ेगी, कौन सी मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, किस टाइम पे करनी है, ठीक है। और फिर जो फाइनेंस की मैंने बात की, तो वो भी नो डाउट कि आपको फिर उसकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, जो आने वाली हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम इसको बड़ा ब्रॉडली जो है वो डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से मुमकिन है कि किसान जो है वो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी, एक्चुअली जो उसका टॉपिक होगा वो ये होगा कि डेफिनेटली कि किसान अपनी होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह से बढ़ा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। मुस्बत, थैंक यू मच। मुस्बत, मैं आपने इसको बड़ा अच्छा वेल एलैबोरेट किया। मैं यहाँ एक चीज़ का एडिशन, आप हम बैठे हुए हैं तो अपने व्यूवर्स के लिए और आपसे हम डिस्कशन हमारी होती रहती है उसमें शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, और हमारा जो फार्मर है एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जितनी भी अलाइड बिजनेस है उसको वो रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल देते हैं, हमारा फार्मर जो है वो 50 एकड़ की फार्मिंग कर रहा होता है, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो सब्जी की दुकान से खरीद रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। और वो दूध की दुकान से खरीदता है, अंडे वो दुकान से खरीद रहा होता है, गोश्त वो गोश्त की दुकान से जाके खरीद। अच्छा, इंटीग्रेटेड जो मॉडल है वो इस वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, आप हमारे यहाँ इस वक्त जो रनिंग एक्सपेंस है, जो कि बुनियादी रनिंग एक्सपेंस है, वो यही चीज़ें जिसके ऊपर हमारा एक अक्सर ज़रवादा इस वक्त हमारे किसान का भी जा रहा है। अगर हमारा फार्मर खाने के लिए बुनियादी रोज़ाने की सब्ज़ी उसकी अपनी हो, मीट पर्पज़ के लिए वो अपना चिकन उसका अपना हो, और कुर्बानी के लिए उसका बैल या बकरा उसका अपना हो, ठीक है, और इस तरह डेली की दूध की कंजप्शन पूरी करने के लिए दूध उसका अपना हो। तो ये तमाम वो 4-5 बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिससे वो बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात रह जाती है कि उसका लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव हो। तो लाइफस्टाइल के हवाले से वो जो आपने बातें की हैं कि वो उसको अपने सीड को बेहतर करना होगा, कल्टीवेशन मेथड को बेहतर करना होगा, और उसके बाद अपनी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, और उसके बाद अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर करना होगा, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। बिल्कुल। ये जो प्रोसेस है ये कोई चुटकी बजाने से नहीं आएगा, इसको अडॉप्ट करेंगे और एक साइकिल का नाम है, और साइकिल का एक टाइम स्पैम है, मे बी इट विल टेक 2 to 3 years, और हमारा किसान अपनी
अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है या हो जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारा फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि चारा जात है लेट्स से, और किसान ने अपनी मखसूस एरिया को फिक्स किया हो कि एरिया चारा मैं अपनी भैंसों या जानवरों को खिलाना है। अब वो रोज़ाना चारा उसको काटता फ्रेश और डालता है। अच्छा, इससे बेटर ये है कि वो 1, 2 से 3 एकड़ के ऊपर मकई उगाए और उसका साले डेवलप करे, और साले डेवलप करके वो एक जगह पे रख ले और रोज़ाना उसको उठा के वो डालता जाए, और उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी आती है, क्योंकि फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया डेवलप होता है, जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू बेटर होती है, और वो हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड कह लें या सुपर फूड भी समटाइम वो बन जाता है। सो वो अपनी एफर्ट को भी कम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक टेक्नोलॉजी इनके साथ साथ ना लैक ऑफ प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इस वक्त उसकी ज़िंदगी में अमल दखल है। बिल्कुल, बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरत एक चीज़ की तरफ इशारा किया है। आपका हम सबका बैकग्राउंड बिजनेसेस के साथ है, और आपकी कंपनीज भी जब कोई प्रोजेक्ट प्लान करती हैं तो हम बड़ा आइडियली बड़े हैप्पी होते हैं, हमारी पूरी कंपनी, यार इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड ओनली 3 ईयर्स है जी, और इस पे वो हैप्पी हैं, वो चिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक गंदम का जो पे बैक पीरियड है 6 मंथ, अब वो 6 मंथ है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप 50,000 लगाते हैं तो आपको 1.5 लाख मिलता है, और हम ना खुश हैं इन 6 मंथ। गोरा 3 साल के पे बैक पीरियड के ऊपर वो कहता है हैप्पी हूँ यार मैं, और हम 6 महीने में 300 टाइम प्रॉफिट कमाते हैं। 50,000 लगा के 2 लाख रुपए की गंदम, बिल्कुल ऐसे 6 महीने में। सर मैं आसान लफ्जों में बात करूँ तो 50,000 रुपया हमारा खर्चा है गंदम के ऊपर, 6 महीने की फसल है, 2 लाख रुपए की गंदम है। अगर 40 मन गंदम आई और 7 तोड़ी का आप लगाएं तो 2 लाख रुपए बनता है। ऐसे ही है सर, बहुत सारी फसलात है, ये 6 महीने की है। मैंने अभी तो तिली के ऊपर हम इसको उन पैरामीटर्स के ऊपर इसको जज ही नहीं करते, उन पैरामीटर्स के ऊपर जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम कहते हैं कि कंट्रोल शेड लगा दें, जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम कहते हैं कि पेट्रोल पंप लगा दें, बिल्कुल, जिनके ऊपर हम कहते हैं कि मार्कियां लगा दें, और हम गंदम की फसल को अगर देखें तो वो उन मार्कियों से, उन कंट्रोल शेड से, उन पेट्रोल पंप से वो कहीं ऊपर। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा किसान जो है ना, उसको एक फिजिबिलिटीज को ड्रा करके और फिर डिसीजन करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और जब तक वो उसके रिटर्न ऑफ अमाउंट, टाइम पीरियड, सबको कैलकुलेशन करके, और फिर ROI पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, ROI पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तो तब तक हमें इस चीज की समझ, इसकी अहमियत समझ हमें इसलिए अहमियत समझ आ गई है सर कि हम लोगों ने इन ROI को कैलकुलेट किया है अस्करी हाउसिंग के हाई राइजेस के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि हम वहाँ पे अगर 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एग्जैक्टली, और उसमें सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसमें हमारी अपनी डिग्निटी किस हद तक सेफ है, हम किस हद तक सिक्योर हैं, हमारा पैसा किस हद तक सिक्योर है, एग्जैक्टली। और ये जो चीज हमने अपने खेतों पे इन्वेस्ट की हुई है, ये जो अब हमारी चीज हमारे हाथ में है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के हाथ में नहीं है ऐसे, और हम इंडिपेंडेंट। बस भाई आखिरी हमारे फार्मर्स को कोई पैगाम देना चाहिए आप? सर पैगाम यही है मेरा फार्मर्स के लिए कि इसके ऊपर जो है, इसको फार्मिंग को जस्ट एक जो है वो टाइम गुजारने का या जस्ट एक सादा सी रोज़ी कमाने वाले तरीके से आप बाहर निकल आए। नो डाउट ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी रोज़ी देने वाला जो है वो ज़रिया मुआश है, और फार्मिंग की स्केलेबिलिटी पे काम करें, या इसको जो है वो अब वो जो 2-2, 4-4 एकड़ से थोड़ा निकल के अपनी स्केलेबल चीज़ों के ऊपर जाएं, थोड़ी सी अपनी वैल्यू एडिशन करें, और जो है वो लैंड को भी बढ़ाएं। बेशक आप जो है वो ठेके पे ले लें या जिस तरह से भी, और आप फार्मिंग जो है वो अच्छा बीज, टाइमली सोइंग, और फिर अच्छी फर्टिलाइज़र, और अच्छी जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड, और फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ टाइम पे बर्दाश्त, और फिर उसको अच्छे तरीके से संभालना। एग्जैक्टली। तो ये लाइफ साइकिल भी यही है किसी भी क्रॉप का, और इसको आपने जो है जितना अच्छा कर लेंगे, किसी बिजनेस का कह रहे हैं आप, किसी भी बिजनेस का यही हर एक का यही है। एंड देन जब आपने उसको अपने पास रख लिया तो फिर उस बेहतर टाइम का इंतजार जिसके अंदर जाके आपने उसको सेल करना। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो कोई बहुत दूर नहीं होता, वो हार्डली कोई 1-2 महीने के बाद वो टाइम बड़ा जबरदस्त टाइम भी, आप उसको वैल्यू एडिशन भी कर, हाँ वैल्यू एडिशन कर लें आप उसको, क्या बात, रॉ ना बेचें आप उससे कोई प्रोडक्ट। जी, सो व्यूअर्स, होपफुली के बहुत बेहतर अंदाज से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह हम आपके साथ फर्दर वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।